हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आज की न्यू क्लास में। एवरीवन, आप सभी को बता दें कि आज हम ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं और यह क्लास 6th का है। यानी बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, क्लास 6th के ज्योग्राफी को पढ़ना है आज की क्लासेज में। इस क्लास में हम पूरे लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। यानी सौर मंडल में हमारी पृथ्वी की स्थिति कैसी, इसी के बारे में हमें चर्चा करना है। देखिए, सूर्यास्त के बाद 1 सेकेंड, इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि देखिए क्या लिखा हुआ है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कहने का मतलब है, जब शाम के समय होता है सूर्यास्त के बाद, तो हमें आकाश में क्या मान लेते हैं हमारा आकाश है, उस आकाश में हमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या तारे, मगर छोटे छोटे टिमटिमाते तारे नजर आते हैं। राइट, नजर आते हैं ना, छोटे छोटे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जिनमें से किसी के पास खुद के प्रकाश होता है तो किसी के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, मगर अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा। राइट, उसी टाइप के बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये चमकीली जो सारी वस्तुएं हैं वो प्रतिदिन चंद्रमा, मगर उन सारी वस्तुओं के साथ हम प्रतिदिन किसको भी देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। और ये सारी वस्तुएं जो हैं वो प्रतिदिन चमकती हुई नजर आती है। हमारी चंद्रमा अलग अलग आकार की अलग अलग समय पर दिखाई देती है। जिसे हमारी चंद्रमा पूर्ण रूप से 1 महीना में 1 बार दिखाई देती है, जिसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। और वहीं 15 दिन के बाद मगर देखिए क्या कह रहा है कि 15 दिन के बाद मगर आप इसे नहीं देख सकते, यानी चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। और वह दिन अमावस्या की दिन होती है, यानी वह रात्रि क्या होती है, अमावस्या की रात्रि होती है। ऐसी रात अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उस वक्त आसमान साफ होती है और उस वक्त हम अच्छी तरह से आसमान के अवलोकन कर सकते हैं, यानी आसमान को देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि आपको यह आश्चर्य होना चाहिए था कि दिन के समय ये सारी चमकीली वस्तुएं दिखाई हमें क्यों नहीं देती हैं। तो इसका एकमात्र रीज़न है, दिन के समय ये सारी चमकीली वस्तुएं इसलिए दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि दिन के समय हमें तेज क्या दिखाई देती है, तो तेज धूप दिखाई देता है। यानी तेज धूप का मतलब सूर्य के प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब जब सूर्य के प्रकाश आएगा, यानी पहले से
डिम लाइट है और बाद में एक तेज़ लाइट आ गया तो उस डिम लाइट को पूरा तरह से ढक लेगा और बस हमें जहाँ दिखेगा वो तेज़ लाइट दिखेगा। वही हमारे पृथ्वी के साथ होता है और हमारे सौरमंडल के साथ होता है। सौरमंडल में तो बहुत सारे तारे हैं, तारों के साथ साथ बहुत सारे ग्रह भी हैं और उन ग्रहों और वह तारे हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश काफ़ी तीव्र होता है। नेक्स्ट, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगर हमसे कोई पूछे खगोलीय पिंड क्या होता है तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय सौरमंडल में चमकती हैं वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती हैं जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कहने का मतलब है कुछ खगोलीय पिंड ऐसा होता है जो काफ़ी बड़े आकार का होता है, साथ में इसके पास अपना क्या होता है? गर्म, मगर ये काफ़ी गर्म होता है। इसके पास अपना ऊर्जा होता है, ऊष्मा होता है और यह जनरली ऊष्मा को उत्सर्जित भी करता रहता है एंड ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण ये प्रकाश को भी मगर उत्सर्जित करता है और इसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। इस खगोलीय पिंड को क्या नाम दिया गया है? तारा नाम दिया गया है। और सूर्य भी हमारा एक तारा ही है जो काफ़ी बड़ा तो है ही, साथ में गर्म भी है और ऊष्मा को उत्सर्जित करता रहता है। नेक्स्ट समझते हैं। करे रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, रात के समय अनगिनत बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, सूर्य से भी बड़े हैं, फिर भी हमें दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि ये इनकी जो दूरी है हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। हमारी पृथ्वी से दूरी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। हम ये बात की अवलोकन कर चुके हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत दूरी से देख रहे हैं तो वो चीज़ हमें ये बात अवश्य है कि छोटी दिखाई देगी। जैसे कि हवाई जहाज़ ऊपर उड़ती है कितनी छोटी नज़र आती है, जबकि वो नीचे आती है तो उसकी वाकई में हकीकत कुछ और ही होता है, काफ़ी बड़ी होती है। वही कहानी हमारे सौरमंडल में और हमारे पृथ्वी के साथ है। नेक्स्ट, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यानी जब रात्रि में हम ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, यानी तारे दिखते हैं और उन तारों के बहुत सारे समूह दिखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और ये तारों के समूह को क्या कहेंगे जानते हैं? इस तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस तारों के समूह को क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। देखिए, आर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल का नाम है, आर्सा मेजर या बिग बियर। नाम क्या है? नाम साथ में याद कर लेंगे, आर्सा मंडल या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है और आर्सा मंडल या बिग बियर को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि में संत, 7 संतों ने इसका नाम रखा है आर्सा मेजर या बिग बियर का, जिसको सप्तऋषि कहा गया है। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है।
देखिए सप्तऋषि आशा में, मगर नक्षत्र मंडल का मतलब बहुत सारे तारों का समूह, और उसी में सप्तऋषि आता है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जिसका नाम 7 ऋषियों ने यानी संतों ने रखा है। देखिए चित्र 1.1 में आप इसको देख सकते हैं। आइए दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें जो है दिख रहा है ना सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा, वो तो ध्रुव तारा है लेकिन यहाँ सप्तऋषि है। 7 को जो तारा, सॉरी यही 2 4 6 7 को है, इसी को सप्तऋषि और इसी को ऊर्जा मेजर या विग्वियर नक्षत्र मंडल में इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाए। मगर आप अपने बड़े व्यक्ति से कह सकते हैं कि नक्षत्र मंडल या सौर मंडल के बारे में और अधिक बताएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी पहले की बात हो रही है, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अब तो हो गया है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो उत्तरी तारा होती थी ना उसी को ध्रुव तारा कहा जाता था और यह उत्तर दिशा को इंगित करती थी। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। अगर हमें ध्रुव तारों की स्थिति जानना है सप्तऋषि की सहायता से जान सकते हैं। कैसे, आगे देखते हैं। देखिए चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करते हैं। ध्यान से देखिएगा फिगर में। कहने का मतलब है कि जो सप्तऋषि इन तारा है ना, सप्तऋषि देखिए ये तारा है, इसको अगर मिलाएं, जस्ट इस तरह से मिलाएं और मिलाते हुए इसको आगे की ओर, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए, आप देखिए समझने की कोशिश करें। सप्तऋषि जो तारा है इसको पहले मिलाएंगे, सप्तऋषि तारा को मिला दिए। अब इस तारा को आगे की ओर बढ़ाएंगे काल्पनिक रेखा के रूप में, तो इंगित क्या होगा, ये ध्रुव तारा होगा। हमारी आंखों से क्या दिख जाएगा, एक ध्रुव तारा दिख जाएगा। और ये ध्रुव तारा कहाँ, किस दिशा में, तो उत्तर यानी नॉर्थ साइड में है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि ध्रुव तारा इस साइड में निकला है, अर्थात यह नॉर्थ साइड है, अर्थात उत्तर दिशा है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो हो गया, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, जैसे चंद्रमा। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इससे ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। कुछ मगर ऐसे भी पिंड होते हैं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किसी अन्य यानी अन्य तारों की सहायता से क्या होते हैं, तो प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है। यानी ग्रह जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। देखिए अब
प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से तो बना हुआ है, लेकिन उसका अर्थ होता है कि मगर परिभ्रमण कर भ्रामक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। तो वही काम तो ग्रह करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है या किसी अन्य तारों के चारों तरफ घूमता रहता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। थोड़ा ध्यान से इसको फिर एक बार रिपीट करते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश, देखिए पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, बिल्कुल सही। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल सही। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जैसे सूर्य, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कहने का अर्थ यह है, सपोज कीजिए कि ये जो एक ग्रह बना है, ये हमारा पृथ्वी है। क्या है हमारा पृथ्वी? ये है चंद्रमा। जैसे हम अपने पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमारा पृथ्वी एक छोटा सा दिखाई देता है ना, इस तरह से दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम चंद्रमा से अपने पृथ्वी को देखेंगे ना, तो हमारा पृथ्वी भी चंद्रमा से एक छोटे रिंग की तरह दिखाई पड़ेगी। यही चीज़ को समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो साइड साइड में दिया है उसको एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए उस पर अभी टाइम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, बिल्कुल। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना प्रकाश होता है। आप देखते अपने चंद्रमा भी है। कहने का मतलब हमारे पृथ्वी की तरह बहुत मगर 8 और भी ग्रह हैं जिनके पास अपना अपना क्या होती है, चंद्रमा होती हैं, और किसी के पास नहीं भी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, देखिए ये क्या लिखा हुआ, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। यानी सूर्य 8 गो ग्रह होता है और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एंड उल्का पिंड, ये सारी चीज़ मिलके एक अपना परिवार का निर्माण करता है, जिसके मुखिया सूर्य होता है, और इसी को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। आप समझते हैं ग्रह के बारे में। पहले सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल सही। यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य तो सौरमंडल के केंद्र में है, बहुत बड़ा है, साथ ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इनसे सौरमंडल को बांधे रखता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव बल होता है जो इसी से पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य को हटा दिया जाए सौरमंडल से ना, तो समझ जाइए पूरे सौरमंडल में अंधेरा छा जाएगी। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। फिर भी हम
जितना वह रेडिएशन, जितना वह ऊष्मा को उत्सर्जित करता है उतना फिल नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह, इसका रीज़न यह है कि वह हमसे काफ़ी दूर है। इन्हें हमारी पृथ्वी से सूर्य क्या है, काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अप्रॉक्स, यानी लगभग सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछता रहता है, ये सवाल बार बार पूछता रहता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। तो इस बात को याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर, बड़ी अमाउंट है, याद रखना। अब हम समझने वाले हैं ग्रह के बारे में। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनकी जो संख्या है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर हमारे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यानी टोटल कितने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी पहले तो बुध होगा, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है MVEMJSUN। यानी कहने का मतलब जो स्टार्टिंग जो लेटर है उसको आप याद रखिएगा तो शायद आप याद कर पाइएगा, ठीक है। या इसको दिया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, बट इंग्लिश में, हिंदी में तो उसका हिंदी याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित दूरी में चक्कर लगाते हैं, ये रास्ता दीर्घ वृत्ताकार होता है, इसी को कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में वह 88 दिन लेता है। बुध कितने दिन लेता है एक चक्कर लगाने में, तो टोटल देखें तो 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि मगर शुक्र पृथ्वी के पास ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अगर शुक्र के आकार एंड आकृति को देखा जाए तो लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। यानी कहने के पहले तो प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन कुछ 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने कुछ खोज की और उसके आधार पर प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया। आप समझते हैं हम अपने पृथ्वी के बारे में। देखिए, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार में देखा जाए कौन सा ग्रह है, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास मगर थोड़ी चपटी है। हमारा पृथ्वी, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, थोड़ा देखिएगा, ये सपोज कीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो ध्रुव कहाँ है, तो जस्ट ध्रुव यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे थोड़ी चपटी है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। फिर देखिए, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। यानी पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है,
भूआफ कहा जाता है। भूआफ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार, यानी भूआफ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ओके। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। बिल्कुल सही। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, यानी यहाँ हमारे जीवन के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं। बिल्कुल सही। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी कहने का मतलब हुआ हमारे पृथ्वी पर वायु और जल दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, और वायु में भी गैस से ऑक्सीजन मगर अच्छी मात्रा में है, और इसी कारण से हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, और कह सकते हैं इसी कारण से हम पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई। ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। क्वेश्चन बार बार पूछता है अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 जो भाग है ना, उस किस चीज़ से ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है। इसी कारण से पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे चंद्रमा को। देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। बिल्कुल सही। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास जो है हमारे पृथ्वी के व्यास का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1/4। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पृथ्वी है, तो यहाँ से देखिए इसको 4 पार्ट में हम बांट लेते हैं। 4 पार्ट में बांटे, जो 1/4 ये निकला, इतना ही बस है। सपोज कीजिए 1/4 निकला ना, ये तो पूरे पृथ्वी का हो गया, ठीक है। लेकिन व्यास की जब बात करेगा ना, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह हमारी पृथ्वी का व्यास है, इसको 4 पार्ट में बांट दीजिए, तो सिर्फ इतना ही व्यास किसका है, तो चंद्रमा का है, यानी 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। मगर ये बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से काफ़ी नज़दीक है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सूर्य से पृथ्वी दूर कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। जबकि चंद्रमा पृथ्वी से दूर कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो हमारा पृथ्वी 15 करोड़ और चंद्रमा इतना दूर। तो अब आप क्या कर सकते हैं? पृथ्वी एंड सूर्य एंड चंद्रमा की दूरी का आकलन कर सकते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना एंड उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कैसे होता है, उसको आप देख सकते हैं फिगर के द्वारा। मानव निर्मित उपग्रह हैं बहुत सारे। नेक्स्ट समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। हमने देखा कि जो बुध होता है वह सूर्य का 88 दिन में एक चक्कर लगाता है ना, और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इतने ही समय में 27 दिन में ही वह अपने अक्ष, मान लीजिए चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी है, तो एक तो यह क्या करेगा कि इस तरह से चक्कर लगाएगा हमारे पृथ्वी का। तो पृथ्वी की चक्कर लगाने में भी 27 दिन का टाइम लेता है। साथ ही एक दूसरा काम करेगा कि अपने सतह पर ही क्या करेगा? रोटेट करेगा, और ये एक बार चक्कर लगाने में 27 दिन का टाइम लेता है।
वही बात लिखा हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का पूरा लेता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसके कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का हमारा एक ही भाग केवल दिखाई देता है, एक साइड कह सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी वहाँ पे जीवन के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, पठार एवं गड्ढे हैं। ज़्यादातर उसकी सतह पर पर्वत हैं, पठार हैं एंड गड्ढे हैं। देखिए, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, मगर चंद्रमा की सतह पर क्या करते हैं, छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी अगर पूर्णिमा के दिन आपको नज़र आता होगा चंद्रमा में कुछ इस टाइप के दिखता है ना। आपको इसको फ्रेश समझाते हैं। जब आप पूर्णिमा के दिन देखते हैं तो कुछ आपको चंद्रमा को बताते हैं। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए ये चंद्रमा है, ठीक। जब पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा का दिन आपको कुछ इस टाइप के इस टाइप के कुछ चंद्रमा में चीज़ें नज़र आती है ना, कुछ इस टाइप की नज़र आती है। ये सारी क्या है, वहाँ की पर्वत पठार हैं। नेक्स्ट समझते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कहने का अर्थ है कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा मगर सौरमंडल में कुछ ऐसे पिंड भी चक्कर लगाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पे मंगल ग्रह है एंड बृहस्पति ग्रह है, उसके जस्ट बीचों बीच में कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा बहुत सारे क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए चित्र 1.2 में दिखाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसी न किसी ग्रह का ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। यानी कहने का आशय है कि मगर बहुत पहले ऐसा माना गया है कि कोई ग्रह हुआ करता होगा और इसकी मगर विस्फोट हो गई होगी। यानी जब ये विस्फोट किया होगा, जस्ट मान लीजिए कुछ इस टाइप का, मान लीजिए विस्फोट किया और विस्फोट के पश्चात क्या हुआ, इसका जो कण है वो विस्फोट के पश्चात वहीं पे क्या करने लगे, गमन करने लगे। और वहीं एक उसी का नाम क्या दे दिया गया है, क्षुद्र ग्रह। वही कुछ मगर क्षुद्र ग्रह मगर दूसरा कुछ नहीं है, वह ग्रहों का ही एक छोटा सा कण है। यानी ऐसा माना जाता है कि बहुत वर्ष पहले ग्रह विस्फोट किया होगा और उसी से क्षुद्र ग्रह निकले होंगे। नेक्स्ट उल्का पिंड के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर सिर्फ ग्रह ही चक्कर नहीं लगाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें को मगर क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं हम। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ये उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं।
फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उल्का पूरी तरह से ऊपर जली नहीं और हमारे पृथ्वी पर गिर जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे होता है। कहने का मतलब, कभी कभी आपको नजर आता होगा आकाश में एक सफेद पट्टी, और ये पट्टी कुछ और नहीं, लाखों तारों का समूह होता है। यह इसमें तारे ही तारे होते हैं, स्टार्स ही स्टार्स होते हैं, केवल स्टार्स। और इसी का नाम दे दिया गया है आकाशगंगा या मिल्की वे। इसका नाम क्या दिया गया है? आकाशगंगा या मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। यानी समझिए, हमारा सौर मंडल इतना बड़ा है और आकाशगंगा कितना बड़ा होगी, क्योंकि हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के अंदर स्थित है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। मगर प्राचीन काल में लोगों की मान्यता थी कि आकाश में एक बहती क्या है, नदी है। इसी कारण से इसका नाम क्या दिया गया? आकाशगंगा दिया गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा में एक दो तारे नहीं, बल्कि करोड़ों तारे हैं, गैस की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्या लाखों मगर आकाशगंगाएं मिलकर क्या करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए, सौर मंडल आकाशगंगा, सपोज कीजिए, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर के द्वारा हम बताने की प्रयास करते, राइट। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ब्लैक। सपोज कीजिए ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बड़ा होगा ना, सपोज कीजिए इतनी बड़ा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा होंगे ना, तो ये सपोज कीजिए, 1 सेकेंड, ये सपोज कीजिए हमारा आकाशगंगा है। इस ब्रह्मांड में हमारा आकाशगंगा है, और उस आकाशगंगा में हमारा एक सिंपल सा छोटा सा क्या है, सौर मंडल है। और इसी सौर मंडल में हमारे सारे छोटे मोटे ग्रह हैं। कौन है हमारे? इसमें क्या है, सौर मंडल में छोटे मोटे सारे ग्रह हैं। इसी में समझ गए? यानी कुछ इस टाइप से हमारे पूरी ब्रह्मांड की संरचना है। ये पूरी ब्रह्मांड, उसके बाद आकाशगंगा, उसके बाद सौर मंडल, और सौर मंडल में सूर्य है। ये सपोज कीजिए सूर्य की स्ट्रक्चर को हम बनाए हुए हैं। कौन है? सूर्य। सौर मंडल में ही सूर्य है, सौर मंडल में ही सारे ग्रह हैं। हम लोगों का जो 8 ग्रह है वो 8 ग्रह है, साथ में पृथ्वी उसी में है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट तो समाप्त ही हो गया हुआ। तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उस की पॉइंट्स को देख लेते हैं, देन क्वेश्चन को समझा देंगे। स्टार्टिंग से
यहाँ देखिए की पॉइंट्स है, इसकी पॉइंट्स को आओ कुछ करके देखिए। आपको आवश्यकता होगी एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई की। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार मगर इस प्रकार रखें कि उसका कांच से सटा रहे, कागज़ से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचिए। जैसे पढ़ रहे वैसे दिमाग में एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कागज पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेट कर रबड़ बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी अगरबत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे रात के आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप दिमाग में स्ट्रक्चर बनाए होंगे। हालांकि इसमें कुछ नहीं कहा है, इसको एक बार हम खुद समझा दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि आप एक वॉल्व यानी टॉर्च लीजिए और टॉर्च पे एक छोटा सा कागज़ को लपेट दीजिए और उसमें क्या करना है, छोटे छोटे छिद्र कर देना है। सपोज कीजिए छिद्र कर दिया गया। अब इसको करें एक अंधेरे कमरे में बाहरने के लिए। जैसे ही आप बाहरिएगा दीवार पे, सपोज कीजिए ये दीवार है और इस पे हमें लाइट को बारना है, तो ये कैसे नज़र आएगा। इस पे छोटा छोटा ये कलर है, कहीं कहीं दिखेगा, यानी वैसा ही दिखेगा जैसे हमें रात को ऊपर जो चमकते तारे दिखाई देते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि चारों तरफ के टॉर्च को ऑन कर दें। जैसे ही हम टॉर्च ऑन करेंगे बाहर से रोशनी आएगी और बाहर से रोशनी आना स्टार्ट कर देगी और जो छोटे छोटे छिद्र हमें दिखाई दे रहे थे वो अब दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा सूर्य जब दिन में चमकता है एंड बाकी सारे तारे हमें चमकते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। हालांकि वह सौरमंडल में चमकते हैं यानी आकाश में चमकते हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते। इसका रीज़न यही है कि जो सौरमंडल में सूर्य ज़्यादा तीव्र प्रकाश से क्या हो रहा है, चमक रहा है। बस नेक्स्ट देखते हैं कुछ रोचक तत्व। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है किस ग्रहों के पास छल्ले हैं, तो एक नाम रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, यानी 3 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास क्या है, छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस है। देखिए ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से अगर हम अपने पृथ्वी से देखना चाहें ना इन छल्लों को, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के, तो देख सकते हैं दूरबीन की सहायता से। ओके, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। यानी पुराने जो रोमन कहानियां हैं उसमें सोल किसे कहा जाता है, सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। यानी सौर का मतलब सूर्य होता है, इसी कारण से सौर के परिवार को यानी सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है भाई, तो पृथ्वी का विवरण।
यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे जियो शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी। जियो प्लस मेट्री, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन करना जियोमेट्री कहलाता है। जियो प्लस आइड यानी ज्वाइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप को क्या कहते हैं, ज्वाइड कहते हैं। पृथ्वी के आकार के अनुरूप को क्या कहते हैं, ज्वाइड कहते हैं। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। अगर खगोलीय पिंड के बारे में कोई अध्ययन कर रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन खगोल शास्त्री है और उन्हीं ने कहा था कि चंद्रमा और अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य प्रकाश की वजह से चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए, यानी विश्व के बहुत सारे भाग में क्या है, खगोल शास्त्री हैं। क्या आप जानते हैं, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी जो सूर्य प्रकाश उसकी गति 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और फिर भी हमारे पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश आने में 8 मिनट का समय ले लेता है। रोचक पहलू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन से? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर क्या किया था, कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ये मालूम करने की कोशिश करना है कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आप समझते हैं, उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बात तो सही है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडोसैट इत्यादि हैं। यानी कुछ भारतीय उपग्रह के नाम बताया। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है? जल, वायु, ये सारी चीजें। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तत्व पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? तो बस पहले ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, फिर हम। बात तो सही है। आज क्वेश्चन को हम समझाएंगे, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए, ग्रह तथा तारों में अंतर। ग्रह किसे कहेंगे? तो ग्रह वैसे मगर पिंड को कहते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, साथ में वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जबकि तारा उसे कहेंगे जो बड़ा भी होता है, साथ में गर्म भी होता है एंड ऊष्मा को रिलीज भी करता है। फिर कह रहे सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य तथा 8 ग्रह मिलकर मगर 8 ग्रह का एक परिवार होता है जिसे सौर मंडल नाम दिया गया है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को लिखे, तो पहले बुध लिख देंगे। देखिए,
पहले बुध लिखेंगे, फिर लिखेंगे शुक्र, फिर लिखेंगे हम अपना पृथ्वी, फिर लिखेंगे मंगल, फिर लिखेंगे बृहस्पति, फिर लिखेंगे शनि, फिर लिखेंगे यूरेनस, फिर वरुण यानी नेपच्यून यानी वरुण। इस तरह से 8 ग्रह का नाम है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उचित मात्रा में जल एंड वायु उपलब्ध है और यहाँ जीवन संभव है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर तथा पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ मगर सेम समय यानी 27 दिन में ही चक्कर लगाता है। यही कारण है हम उसके सिर्फ एक ही भाग को देख पाते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ब्रह्मांड क्या है? तो मगर लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। सिंपल। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट कार्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के मगर पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? इसका करेक्ट आंसर उत्तर दिशा हो जाएगा। कौन सा दिशा? उत्तर दिशा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच होता है? तो आपको अभी तो पता है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, राइट। तो मंगल बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर बी यखा। ओके। करे डॉट का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डॉट कहते हैं। यानी तारों का एक समूह, 7 तारों, यहाँ लिखिए 7 तारों का एक समूह, यहाँ लिख भी देते हैं 7 तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। ये देखिए वो सप्तऋषि होता है, विभिन्न प्रतिरूप नहीं, एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करता है, उसे सप्तऋषि कहते हैं। तो यहाँ बस लिखिए तारों का जो समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ओके। फिर देखिए तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को वहाँ देखिए 7 तारों के समूह को क्या कहेंगे? आपको बता दिए ना कि अगर तारा का समूह सिर्फ रहे तो नक्षत्र मंडल कहेंगे, ठीक है, और 7 तारा है तो सप्तऋषि। डॉट पृथ्वी के सबसे करीब है तो आपको पता ही होगा जो शुक्र एंड अगर बात करें या कह सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, हालांकि वो उपग्रह है। अगर ग्रह की बात करें तो मगर अपने अनुसार आंसर इसका दे सकते हैं, शुक्र भी हो जाएगा एंड मंगल भी हो जाएगा। डॉट सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है तो पृथ्वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, यानी न तो ऊर्जा होती है न तो प्रकाश होती है, दोनों में कुछ नहीं होती है। बस सौर मंडल का एक चार्ट शेयर करें, चोटियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहां के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। पृथ्वी एवं सौर मंडल पे क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन करें। फिर यहाँ खेल भी देख लेते हैं। हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाएं, अपने मित्र, शिक्षक या पड़ोसी की मदद लें। आप मानव सौर मंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए यह खेल सकते हैं। प्रथम चरण आपकी कक्षा के सभी छात्र इसे खेल सकते हैं। एक बड़े हॉल में या खेल के मैदान में एकत्र हो जाएं। दूसरा चरण अब मैदान में 8 वृत्त, मगर ये खेल इसको पढ़ लीजिएगा, बस यहाँ पे दिखा दिया गया, कुछ खास नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है।
लगभग 1 घंटा होने वाला है। 5 मिनट टाइम है और आप 5 मिनट में जो लास्ट का जो खेल है उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।